जय हिंद सभी को। शुरू करते हैं आज के जो जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। क्या करेंगे? एमसीक्यू। जीके का रहेगा ये पोर्शन पूरा क्लास जो इसमें, और जो साइंस के भी एक दो क्वेश्चन इसमें मिक्स है, तो यानी कि मिक्स क्वेश्चन चलेंगे और लास्ट टाइम जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो पढ़िएगा। क्या है? क्या है? सौरमंडल के निम्न ग्रहों में सबसे अधिक जो चमकदार जो ग्रह है, ठीक है, जो सबसे चमकीला जो ग्रह है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? जुपिटर, बी में विनस, सी में मार्स और डी में मरकुरी। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है भाई? शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जो सबसे चमकीला है। दूसरी अगर हम बात करें तो सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ग्रह पता है कितने हैं? कितने हैं टोटल? 8। कितने ग्रह हैं? 8। और अगर हम बात करते हैं सूर्य के बिल्कुल जो नजदीक जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध ग्रह है। ठीक है, ये मान लीजिए सन है। सन के पहला जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध। अगला कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। उससे अगला कौन सा है? पृथ्वी। उससे अगला कौन सा है? मंगल। कौन सा है? मंगल। और ये जो 4 ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह बोला जाता है। क्या ग्रह बोला जाता है? आंतरिक। क्योंकि इन ग्रह के बाद क्या होता है? इन 4 ग्रह के बाद एक बेल्ट आती है जिसमें गैसेस वगैरह, गोले मतलब धूमकेतु वगैरह जो है, और उसके बाद फिर 4 ग्रह और आते हैं। ठीक है ना, जिसमें बृहस्पति है, शनि है, ठीक है ना, और यूरेनस है, अरुण है, तो ये सभी वरुण है, तो ये सभी क्या है? बाह्य ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या समझ में आया? सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे जो चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? तो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। अगर आपको यह पता लग गया कि शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, तो दूसरा आपको यह भी पता रहना चाहिए कि सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। हिंदी सभी को समझ में आ रही है ना, या इंग्लिश में बताएं? पीछे हिंदी सही समझ में आ रही है? तो शुक्र ग्रह क्या है? सबसे गर्म है। दूसरा, इसको संध्या का तारा भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इवनिंग स्टार, यानी कि सांझ का तारा। ठीक है ना, सांझ का तारा या संध्या का तारा। अगर इसको हम बोले भोर का तारा, भोर का तारा, तो भी कौन सा है? शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, और क्या बोला जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, क्योंकि इसका जो घूमने का जो टाइम पीरियड है वो किसके नजदीक है? बिल्कुल पृथ्वी के समान है। कुछ समझ में आया? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। शाम को जो सबसे पहले जो आपको एक तारे के रूप में नजर आता है वो कौन सा ग्रह होता है? शुक्र ग्रह। और अर्ली मॉर्निंग भी ये क्या है? सबसे लास्ट तक रहता है, तो इसको क्या बोला जाता है? शुक्र ग्रह है। समझ में आया? ओके। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बृहस्पति, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? बृहस्पति ग्रह दिया हुआ है। तो ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति के साथ अगर कोई प्रश्न आएगा तो यह पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। समझ में आया? अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि एक तो होता ग्रह और एक होता उपग्रह, ग्रह किसको बोला जाता है? ग्रह किसको बोला जाता है? जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए। किसके चारों तरफ चक्कर लगाए? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए। और उपग्रह क्या होता है? उपग्रह कौन सा होता है? जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाए। उपग्रह वह होता है जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाए, और ग्रह वो होता है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। बुध क्या है? एक ग्रह है। और शुक्र क्या है? एक ग्रह है। क्यों है? क्योंकि ये सूर्य के चारों तरफ क्या लगाने लग रहे हैं? चक्कर लगाने लग रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें चंद्रमा, क्या चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगा रहा है? नहीं लगा रहा। सूर्य की चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? किसका? इसका मतलब जो ग्रह का चक्कर लगाएगा तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? एक उपग्रह हो जाएगा। समझ में आया? आपसे यह पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो किसके पास है? सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास हैं? तो किसके पास है? शनि के पास है। 143 के अप्रोक्स क्या है? शनि के पास है उपग्रह है। और उसके बाद अगर कोई ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। नहीं समझ में आया? भाई सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। सूर्य क्या है? एक तारा। सूर्य क्या है? एक अगर आपसे यह भी पूछ लिया जाए सूर्य क्या है तो क्या बताओगे? तारा। तारा और ग्रह में क्या फर्क होता है? तारा जो होता है
उसका खुद का प्रकाश होता है। क्या होता है? खुद का प्रकाश। और ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होता। समझ में आई बात? तो सूर्य क्या है? कि तारा है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए सूर्य के अंदर गैस कौन सी है? कौन सी है? हाइड्रोजन। कौन सी है? हाइड्रोजन। सूर्य के अंदर कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। प्लस और कौन सी है? हीलियम। कौन सी है? हीलियम। तो देखिएगा क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। हमने क्वेश्चन ये पढ़ा था कि सबसे जो चमकीला या चमकदार ग्रह है कौन सा है? शुक्र। शुक्र ग्रह से संबंधित हमने सारे क्वेश्चन ये पढ़ लिए कि इसको सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे गर्म ग्रह हमने पढ़ लिया। सबसे बड़ा ग्रह आप लोगों ने पढ़ लिया कौन सा है? बृहस्पति है। क्लियर है? तो इस प्रकार ये सभी आपके ऑप्शन के साथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, विनस यानी कि शुक्र ग्रह होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया भाई? साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन जो आया तो आपको पता होगा कि साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे कौन है? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। तो उन पर क्या बरसाई गई थी? लाठियां बरसाई गई थी और उसी की वजह से उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। समझ में आया? उसके बाद है सोनपुर पशु मेला कहां पर लगता है? सोनपुर पशुओं का सबसे बड़ा मेला। पशुओं का सबसे बड़ा मेला बिहार में। कहां पर भाई? बिहार में। अगर हम बिहार की बात करें तो कोई ये बताएगा? किस किस को याद है? हाथ उठाएंगे कि बिहार की जो राजधानी है वो किस किस को पता है? शाबाश। बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी कर दिएगा हाथ नीचे। हमने एक स्टेट और कैपिटल के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस चीज को भी देख सकते हैं, वरना दोबारा से क्लास में जो अपने पास दोबारा जब रिवाइज करेंगे तो दोबारा आपको करवा दिया जाएगा। अभी बताइएगा कि बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। अब ये किस बच्चे को पता है कि इसके सीएम कौन है? इसके सीएम कौन है बताइए? नीतीश कुमार। कौन है भाई? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। और अगर हम यहीं पर राज्यपाल की बात करें, गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन है? अर्लेकर, राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। राजेंद्र अर्लेकर। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? सोनपुर पशु मेला। आपसे यह भी पूछा सकता है कि सोनपुर का जो पशु मेला है वो कहां लगता है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है। तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? किसे? बिहार में। कहां पर लगता है? बिहार में। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई? 5 नदियां किस राज्य में बहती हैं? 5 नदियों के नाम पे ही उस स्टेट का नाम रखा गया है। 5 नदियां बहती हैं तो उस स्टेट का नाम पंजाब है। तो इसलिए 5 नदियों वाला जो राज्य है वो कौन सा है? पंजाब है। क्या है भाई? पंजाब। और पंजाब की अगर राजधानी की बात की जाए तो क्या है? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। क्या है भाई? चंडीगढ़ है। क्लियर है? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। बिहार की राजधानी क्या है? क्या है भाई? बिहार की राजधानी पटना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। वेरी गुड। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अति कितनी होती है क्या? और बच्चे के अंदर अगर पूछी जाए, जब बच्चा जन्म तो कितनी होती है? 300। मनुष्य के अंदर 206 और बच्चे के अंदर अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। समझ में आया? अब तुम पूछोगे बाकी कहां चली जाती हैं? तो जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है वैसे वैसे हड्डियां क्या हो जाती हैं? ज्वाइंट होने लगती हैं। समझ में आया? मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियां? बच्चे के अंदर कितनी? 306। अभी हड्डियों से संबंधित कल हमने रोग किया था, कौन सा है? और दूसरा रिकेट्स। हड्डियों से संबंधित रोग कौन सा है? रिकेट्स है। कौन सा है? रिकेट्स। और एक और कौन सा है? ओस्टियो मलेशिया। कौन सा भाई? ओस्टियो मलेशिया। क्या समझ में आया? कितनी हड्डियां? 206। कितनी हड्डियां? 206। बच्चों में कितनी? 300। संबंधित रोग रिकेट्स और ओस्टियो मलेशिया। किस चीज की कमी से हड्डियों में जो है ये रोग होते हैं? विटामिन डी या फिर कैल्शियम। विटामिन डी या कैल्शियम। ये कैल्शियम की कमी से रिकेट्स या विटामिन डी की कमी से। अब ये बताइएगा विटामिन डी मिलता कहां से है? सूर्य से मिलता है।
तो विटामिन डी का जो स्रोत है वो क्या है? सनलाइट या सूर्य है। कई बार मांसपेशियां पूछ लेता है, कई बार क्या पूछ लेता है? मांसपेशियां। क्या पूछ लेता है? मांसपेशियां। तो मांसपेशियों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए, अगला क्या लिखूं? 639। 639 मनुष्य के अंदर क्या होती हैं? मांसपेशियां होती हैं। क्लियर है? नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या है ये पीछे। तेरे को लिखने को रहने दे, लिखवा तो मैं इसमें रखा ही है, जो वीडियो होगी उसमें लिख रखा है, तो नोट कर लेना बाद में। अभी ये बताइएगा, क्वेश्चन समझिएगा सिर्फ। अभी जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में, क्वेश्चन अगर कोई समझ में नहीं आता तो बीच में पूछ सकते हैं कि ये मेरे को नहीं समझ में आया। बाकी अभी ये बताइएगा कि यहां पर जो चूहों के मंदिर के नाम से जो विख्यात मंदिर है वो कौन सा है? कौन सा है भाई? करनी माता मंदिर। कौन सा है? करनी माता मंदिर। करनी माता मंदिर जो है चूहों के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। 10,000 से भी ज्यादा इसके अंदर क्या है? चूहे हैं। और सफेद चूहे का दिखना मनुष्य का क्या है? सुकून का प्रतीक माना जाता है। के बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में। राजस्थान के कहां पर है? बीकानेर में। उसके बाद आप ये बताइएगा, लिंगराज मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। उसके बाद हनुमान मंदिर राजस्थान में है। हनुमान मंदिर कहां पर है? राजस्थान में। और वरदेश्वर मंदिर कहां पर है? महाराष्ट्र। कहां पर है? महाराष्ट्र। वरदेश्वर मंदिर कहां पर है? पक्का महाराष्ट्र में ही है? पीछे महाराष्ट्र में है क्या ये मंदिर? महाराष्ट्र वाले नगर में ही है? तो ये कहां पर है भाई? महाराष्ट्र में। पता होना चाहिए भाई, ये मंदिरों से संबंधित भी एक टॉपिक करेंगे। अभी देखिएगा क्या है अगला क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया भाई, अतीश याद हो गए तेरे को है। मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हड्डियों से संबंधित एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया कि 206 हड्डियां होती हैं। चेहरे के अंदर अगर पूछी जाए तो कितनी हड्डियां होती हैं? 14। अगर हड्डियों से संबंधित हम बात करते हैं तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां बताई थी? जो ये खोपड़ी है ना, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 8। खोपड़ी में पूछे तो 8, चेहरे में पूछे तो, सिर में पूछे तो 29, पूरे सर में पूछे तो 29, कान में पूछे तो 3, कान में पूछे तो 3, 3 इस साइड 3 इस साइड, कान में पूछे तो 6 हड्डियां होती हैं। उसके बाद आपसे यह पूछेगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो कौन सी है? फीमर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर कहां होती है? जांग में, पांव में। कहां पर है? पांव में। क्लियर है? उसके बाद मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ही हड्डी स्टेपीज कौन सी है? स्टेपीज कहां पर होती है? कान में। स्टेपीज कहां पर होती है? कान में। ठीक है ना? और हड्डियों से संबंधित हमने कल एक पढ़ाई था कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन है? ओसिन। उसके बाद अगर पूछे एल्ना, कौन सी? एल्ना कहां की हड्डी है? हाथ की। कहां की है? अल्ना और रेडियस। अल्ना और रेडियस। अल्ना और रेडियस कहां की है? अल्ना और रेडियस कहां की हड्डियां हैं? हाथ की। और टीबिया और फेबुला कहां की है? पैर की। समझ में आया? हड्डियों से संबंधित फिर वही बात कि हड्डियों से संबंधित जब चैप्टर करेंगे तो और अच्छे से इसको समझाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस। हाँ भाई, 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। ठीक है ना? तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और 8 मई को क्या है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। देखिएगा अगला, रक्त समूह के खोजकर्ता कितने हैं? रक्त समूह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए बी ओ, यह है रक्त समूह। और इन रक्त समूह की जो खोज करने वाले हैं, ऑप्शन ए में है लैंडस्टेनर, बी में है ल्यूनहोक, वियनर या लिवाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा भाई? लैंडस्टेनर। ऑप्शन ए है बिल्कुल क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। लैंडस्टेनर क्या है? रक्त समूह के खोज करता है। क्या? हाँ, किसने की थी? ओके, समझ में तो मेरे को भी नहीं आया बाकी, लेकिन ये याद रखना कि लैंडस्टेनर ने क्या की थी? रक्त समूह की खोज। एक चीज और, ल्यूनहोक ने क्या किया था? जीवाणु की या जीवित कोशिका की?
जीवित कोशिका भी की थी। तो लियोनोव ने किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका। अब ये बताइएगा, जो आज बच्चे पीछे पीछे बैठे उनको पहुंच रही है क्या बात? समझ में आ रहा है? आगे आ सकते हैं आप, हैं? अंधेरे में चुपके नहीं बैठना। क्या था? मनुष्य के जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है, कार्यात्मक अगर इकाई की बात करें तो वो क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें तो वो होती है कोशिका। और कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। लेकिन इन्होंने किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी? मरी हुई कोशिका। किस प्रकार की? मरी हुई। तो जीवित कोशिका की अगर बात आती है तो कौन है? लियोनहोफ है। और रक्त समूह की खोज करने वाले कौन थे? लेंस स्टेनर है। ठीक है ना? लेंस स्टेनर क्या है? और ऑटोमेशन का अगर जन्मदाता माना जाता है ना तो किसको माना जाता है? वीएनर को। ऑटोमेशन की अगर हम बात करते हैं, क्या होता है आजकल सब कुछ ऑटोमेशन पे ही चल रहा है। ठीक है। उसके बाद रक्त के कैंसर को क्या कहते हैं? रक्त के कैंसर को क्या कहते हैं? ये एक ऐसी बीमारी है जहां पर बोन मैरो जिसको हम बोलते हैं, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं, उसके अंदर जहां पर आरबीसी का निर्माण होता है। कहां? आरबीसी का निर्माण कहां होता है भाई? आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं क्या? लाल रक्त कणिकाएं होती है क्या? आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रक्त के कैंसर को क्या कहा जाता है? रक्त के कैंसर का मतलब है इन चीजों का खत्म हो जाना। इन चीजों का खत्म हो जाना उसको बोलते हैं क्या? वो थ्रोम्बोसिस है, हीमोलिसिस है, ल्यूकेमिया है या हीमोफीलिया है? ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ल्यूकेमिया। क्या रहेगा? ल्यूकेमिया। रक्त से संबंधित, पता है ना ब्लड कैंसर बोलते हैं जिसको, या नहीं पता? जिसको ब्लड कैंसर होता है ना उसको हर 15 दिन में 30 दिन में ब्लड मतलब चढ़ाया जाता है। ठीक है ना? नया ब्लड जो है रक्त है वो चढ़ाया जाता है। किसमें भाई? ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर में। तो रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। और इतना याद रखना, जो रक्त कैंसर ल्यूकेमिया है ये बोन मैरो, क्योंकि हमारा जो आरबीसी या रक्त का निर्माण होता है वो कहां पर होता है? बोन मैरो, हड्डियों के अंदर होता है। बोन मैरो पता है? हड्डियों को जब काटते हैं तो उसके अंदर जो खोखली जगह होती है वो बोन मैरो बोला जाता है, और वहीं पर क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। तो ल्यूकेमिया रोग में आरबीसी जो है यानी कि उसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा मात्रा में बनने लगती है। कौन बनने लगती है? डब्ल्यूबीसी। सफेद रक्त कणिकाएं है ना, फाइटिंग सेल्स बोलते हैं। शरीर के सिपाही कहा जाता है। सफेद रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? शरीर के सिपाही कहा जाता है। ठीक है। तो ये ल्यूकेमिया रोग है ये किससे संबंधित है? रक्त के कैंसर से संबंधित है। कहां पर होता है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। उसके साथ अगर आपसे बात की जाए, हीमोफीलिया भी हमने पढ़ रखा है। हीमोफीलिया में क्या होता है भाई? ब्लड जो है वो रक्त की क्लोटिंग नहीं होती। ब्लड क्लोटिंग नहीं होती का मतलब है रक्त का थक्का नहीं बनता। अच्छा, ये आपने पढ़ा था विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। कहां पर? जब कोई कट लग जाए तो रक्त का थक्का जमाता है। लेकिन अगर किसी को हीमोफीलिया अगर रोग है तो उसको ब्लड क्लोटिंग नहीं बनेगी, क्योंकि वो एक आनुवांशिक रोग है। क्या है? कि आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग समझते हो? जो पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है ना? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? आगे बढ़ता चलता है। हीमोफीलिया क्या है? कि आनुवांशिक रोग है। और हीमोफीलिया रोग में भी क्या नहीं होता? ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती। समझ में आया? एक प्रश्न बच्चों ये पूछा जाता है कि शरीर के अंदर अगर रक्त का थक्का नहीं बनता है तो किसकी वजह से नहीं बनता है? हेपरिन। किसकी वजह से? हेपरिन की वजह से। किसकी वजह से? हेपरिन की वजह से। तो ये क्वेश्चन आपने याद रख लेना है। अगला देखिएगा भाई, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? ठीक है ना? 1921 में। तो कई बार 1921 और 20 अगर इनमें से भी कोई अकेला आता है ना, अभी तो ये दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप 1921 टिक कर सकते हो। लेकिन कई बार 1920 ना हो तो 1921 का ऑप्शन ठीक रहेगा, और अगर 1921 ना हो तो फिर क्या ऑप्शन ठीक रहेगा? 1920। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जा सकता है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। कौन थे भाई? दयाराम साहनी। उन्होंने कब की थी? 1920 या 21। ठीक है ना? तो दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जब एक दे रखा तो हम क्या लिखेंगे? 1921 में क्या हुआ था? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है ना? मोहनजोदड़ो जो है इसी का क्या है? कि शहर है। और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। और क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। क्लियर है? 1901 में भी कुछ हुआ था क्या?
नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। 1901 में भी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। 1935 आपको मैं ये डेट पहले बता जा सकता हूं। भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1935 समझ में आया। और 1920 में भी कुछ हुआ था, असहयोग आंदोलन, पक्का। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 21 में 1935 में हुई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता तो लग रहा है ना ये असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन का मतलब था कि किसी भी काम में, किसी भी सरकारी काम में सहयोग नहीं करना, सरकारी स्कूल में नहीं जाना, सरकारी राशन की दुकानों पे नहीं जाना, सरकार की किसी भी जगह पे नहीं रहना। लेकिन असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, 1922 में वापस ले लिया गया था। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था। कब हुआ था भाई, 1920 में। कब हुआ था, 1920 में। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने। लेकिन उन्होंने वापस ले लिया, कब ले लिया, 1922 में। 1922 में एक चोरा चोरी की हिंसात्मक घटना हो गई थी, ठीक है ना। चोरा चोरी की क्या हुई थी, हिंसात्मक घटना हुई थी, जिसमें एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। उसमें कुछ पुलिस वाले भी क्या थे, जिंदा जल चुके थे, ठीक है ना, 40 पुलिसकर्मी। तो इस घटना से मतलब दुखी होकर ये आंदोलन क्या ले लिया गया था, वापस ले लिया गया था। तो क्वेश्चन ये है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ भाई, 1920 में। तो 1919 में कौन सा आंदोलन शुरू, कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद में 1930 में कौन सा आंदोलन चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आंदोलन आपको याद रखने हैं भाई। 1919 में क्या हुआ था, 20 में क्या हुआ था, एक खिलाफत आंदोलन भी चला था, अली बंधुओं ने चलाया था। 1919 में देखिएगा कितने काम हुए, ऐसे होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वो अपना खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, अली बंधुओं ने चलाया था खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना, अली बंधुओं ने चलाया था 1919 में। 1919 के एक साल के बाद ही असहयोग आंदोलन चला दिया गया 1920 में। असहयोग आंदोलन चलाने के बाद में 2 ही साल हुए थे चलते हुए, एक घटना की वजह से क्या ले लिया गया, वापिस ले लिया गया। उसके बाद 1930 में कौन सा चला दिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च। 1930 दांडी मार्च शुरू की गई थी, दांडी यात्रा नहीं की गई थी क्या, कहां से शुरू की गई थी, साबरमती आश्रम से। नमक कानून तोड़ा गया था, नमक कानून तोड़ा गया था। तो 1930 में कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और चलते हैं 1942 में, तो यहां पर तो भारत छोड़ो आंदोलन है चला हुआ ही था। क्लियर है या नहीं है, लो भाई। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। सबसे छोटा जो ग्रह है ऑप्शन ए में मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। तो सबसे छोटा ग्रह का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बुध ग्रह। पीछे बताएगा शाबाश। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा बताया था, गुड यार, बृहस्पति था भाई। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसके बताए थे, शुक्र ग्रह के, हैं बहुत ही बढ़िया, याद रखता है तू, है शुक्र ग्रह के सबसे ज्यादा थे क्या, हैं शनि के तो नहीं थे, शनि ग्रह के थे। किसके थे, शनि ग्रह के। शुक्र ग्रह के लिए सबसे गर्म ग्रह की बात हो रही थी, ठीक है ना, याद रखा करिएगा ये। तो चलिए, सबसे छोटा ग्रह कौन सा बताया, बुध ग्रह। कौन सा, बुध ग्रह। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के। तो मंगल ग्रह क्यों प्रसिद्ध है, लाल ग्रह के नाम से। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह। मंगल ग्रह को किस नाम से भाई, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और यहां पर कौन सी गैस सबसे ज्यादा है, मीथेन। और मीथेन गैस को कौन सी गैस बोला जाता है, मार्स गैस। देखिएगा एक क्वेश्चन के साथ कितना बढ़िया, यानी कि मंगल ग्रह है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। एक बात क्लियर। शनि को काला ग्रह कहा जाता है। और शनि के चारों तरफ भी क्या है, वो क्या रिंग है, रिंग है। रिंग वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। मंगल ग्रह में मीथेन गैस है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पर 4 कोई गैस दे देगा, उसमें से एक कौन सी होगी, मीथेन। तो आप कहोगे सर मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। एक और क्वेश्चन, मंगल ग्रह के पास 2 चंद्रमा है। मंगल ग्रह के पास कितने चंद्रमा है, 2 चंद्रमा है। कितने चंद्रमा है, 2 चंद्रमा। कौन कौन से, फेबोस और डिमोस, ठीक है ना, यही है।
फोबस, ठीक है ना, इसको अगर याद करें, फोब्स और डिमोस, ये दो चंद्रमा किसके पास हैं? मंगल ग्रह के पास है। मंगल ग्रह के बारे में तो जितना जाने उतना ही कम है। निक्स ओलंपिया एक पर्वत भी है। कौन सा है? निक्स ओलंपिया एक पर्वत है भाई। सौरमंडल में सबसे ऊंचा अगर पर्वत की बात की जाए तो कौन सा है? निक्स ओलंपिया है। कौन सा है? निक्स ओलंपिया। और वो किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया है, तो वो सबसे ज्यादा अगर आप बात करें। चलिएगा उसके बाद एक दिन चैप्टर करेंगे इसका सौरमंडल से। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? देखिएगा एक चीज है, इस बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है। इसका जो था वो कौन था? श्रीगुप्त था। लेकिन जो सबसे जो प्रतापी राजा हुआ ना गुप्त वंश का, वो कौन हुआ? चंद्रगुप्त। कौन हुआ? चंद्रगुप्त। गुप्त वो समाज की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो श्रीगुप्त ही थे, ठीक है ना। लेकिन उस गुप्त वंश में जो सबसे ओवल दर्जे का अगर हम किसी को शासक बोले तो वो कौन था? चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त। और आपको याद होगा चंद्रगुप्त के दरबार में कोई आया था? यूनान का शासक मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। तो इसके दरबार में कौन आया था? हेनसोंग, हेनसांग चीनी यात्री, ठीक है ना। हेनसोंग जो चीनी यात्री था वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में क्या है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको भाई? समुद्रगुप्त को, ठीक है ना। और ये रहे अपने हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के दरबार में भी कोई आया था? कौन सा आया था? फाइयान। फाइयान चीनी यात्री किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। चीनी यात्री फाइयान हर्षवर्धन के दरबार में। एनसोंग किसके आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज एक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है ना। तो वो जो आया था वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। एक ये ब्रह्मगुप्त भी बसते हैं, ये एक गणितज्ञ थे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा। बंगाल विभाजन कब हुआ भाई? बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन है लॉर्ड कर्जन ने। रद्द कब किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन होंगे? चैपलिन। और जब रद्द किया तब कौन थे? क्लेमेंट एटली, ठीक है ना। क्लेमेंट एटली। बंगाल विभाजन कब किया? 1905 में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। रद्द किसने किया? जॉर्ज भी पंचम तो आया हुआ था उस टाइम, ठीक है ना। अगर जॉर्ज पंचम की बात करें तो उस टाइम में आया हुआ था, तो शायद इसका कनिंग है, ठीक है ना। कनिंग था, लॉर्ड कनिंग था, उसने शायद ये रद्द किया था। बाकी इसको क्लियर करेंगे। तो जो रद्द किया था वो कब किया था? 1911 में। 1911 में ये एक काम और बना था। कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली 1911 और 12 में क्या थी? कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी को क्या कर दिया गया था? शिफ्ट कर दिया गया था। समझ में आया? राष्ट्रगान भी गाया गया था 1911 में। क्या गाया था? जन गण मन। जनगण मन जो राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था वो कब गाया गया था? 1911 में। राष्ट्रगान गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था भाई। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय अगर मैं कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करूं तो कब था? 1885 में। किसने की थी? एओ अयूब ने। कितने की थी? एओ अयूब ने की थी। 1885 में की थी कांग्रेस की स्थापना। और कब किसने की थी? एओ अयूब ने। एक अंग्रेज अधिकारी था। शाबाश। चलिएगा अगला। आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा क्यों प्रसिद्ध है? ताजमहल के लिए। क्यों प्रसिद्ध है? ताजमहल के लिए। ताजमहल कहां है? आगरा में। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। इब्राहिम लोदी कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक।
अंतिम शासक, अंतिम शासक। और पहला शासक कौन था? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है ना। लोदी वंश का पहला शासक कौन था? बहलोल लोदी। और अंतिम कौन था? इब्राहिम लोदी। और सिकंदर ने किसकी स्थापना? आगरा की। किसकी की थी भाई? आगरा की। पीछे समझ में आ रहा है? पक्का? मैं पूछूंगा कि ये क्लास होने के बाद। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तू बोला, मेरे को नहीं पता लगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। उसके बाद में इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम कौन आया था भाई? इब्न बतूता। मोरक्को का चीनी यात्री था। मोरक्को का चीनी यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम कहां पर आया था? भारत में आया था। ठीक है ना। ये आ गया चंद्रगुप्त मौर्य। इसके टाइम मैगस्थनीज आया था। ठीक है, बाकी ज्यादा इसके बारे में अब नहीं करेंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम कौन से थे? वार्न हेस्टिंग्स से। ठीक है ना। और लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी, स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। पक्का या नहीं? ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था भाई? 1829 में। 1829 में सती प्रथा को बंद कर दिया गया था, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अब बात आती है ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। और कब की थी? 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना पंखराज 1828 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। क्लियर है? चलिए शाबाश। अगला देखिएगा। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस रूप में जाना जाता है? उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है, निम्न सदन है वो लोकसभा है। राज्यसभा का गठन 80 आर्टिकल में है, लोकसभा का 81 आर्टिकल में है। ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भाई। जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस टाइम कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी की फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कब लागू हुआ ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी पर है? झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर है? श्रीनगर। कौन सा है भाई? श्रीनगर। श्रीनगर की राजधानी क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। राजधानी है जम्मू कश्मीर की। मैकमोहन लाइन भारत के किस देश के बीच है? चीन और भारत के बीच में कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन है। भारत और बांग्लादेश कोई नहीं है। पाकिस्तान की याद रखिएगा, रेड क्लिफ। पाकिस्तान की याद रखिएगा, रेड क्लिफ। अगला देखिएगा भाई। मुक्केबाजी का जो मैदान होता है उसको क्या कहा जाता है? रिंग। मुक्केबाजी का? बैडमिंटन का? एथलीट बंदूक फायरिंग रेंज। ठीक है, फिर बताइएगा। मुक्केबाजी, बैडमिंटन, एथलीट और शूटिंग रेंज। तो ये इनके कोर्ट परिसर होते हैं। क्वेश्चन आपको 100% पता होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई और लंबाई। तो देखिएगा, हाँ, लंबाई और चौड़ाई अगर नहीं है, चौड़ाई और लंबाई है तो कितना हो जाएगा? 2-3। ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई 3:2। ठीक है, प्रश्न को जरूर पढ़ लेना कि वो लंबाई या चौड़ाई पूछ रखा है या चौड़ाई या लंबाई पूछ रखा है। ठीक है, ठीक है भाई। तो अगला देखिएगा।
किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ किसको है? संसद का। किसी राज्य के अगर नाम को चेंज करना है, उस राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव बनाएगी, किसके पास भेजेगी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। तो किसी राज्य का अगर नाम बदलना तो कौन बदलेगा? संसद बदलेगी। और चलिएगा सब बताइएगा, गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया में। ठीक है, एशिया महाद्वीप का मंगोलिया जो देश है वहां पर क्या है? गोबी नृत्य या गोबी मरुस्थल है। और भारत का अगर मरुस्थल पूछा जाए तो सहारा थार मरुस्थल। कौन सा है? मेरे से भी गलत करवाओगे। भारत का मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल भारत का है भाई। तो ये हुए आपके आज के जीके के एमसीक्यू। समझ में आए? अच्छे से समझ में आए? तो इनको एक बार फिर दोबारा से देख लेना, याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना। कल फिर ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।